जय श्री जगन्नाथ, हेलो जय सर। श्री राम। हेलो सर। आज क्रांति उड़ीसा के 1-to-1 कार्यक्रम में आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जो कि प्रारंभ से पूरा ग्रास रूट से क्रिकेट खेल के दिल्ली में रणजी ट्रॉफी, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और अभी लीजेंडरी टीम में खेल रहे हैं और खेल जगत से जो भी संपर्क रखते हैं, जितने खिलाड़ी हैं और 10-20 साल में जो भी खेल रहे हैं और अभी जो नए भी खिलाड़ी हैं वो उनको अच्छे से पहचानते हैं। हमारे बीच में आज हैं राहुल यादव जी, जो कि एक बहुत बड़े फेमस क्रिकेटर हैं। उनका हम क्रांति उड़ीसा में स्वागत करते हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है क्रांति उड़ीसा के कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर और सर। आपने आज समय दिया, तो इसलिए हम लोग आपको सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं कि आपका बिजी शेड्यूल से आपको समय हमें मिला है। तो राहुल जी, जैसे कि आप एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट प्लेयर है और आप दिल्ली में रणजी खेले हैं, उसके बाद 2010 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से आईपीएल में भी खेल रहे थे। यस सर। और अभी जैसे आप लीजेंडरी क्रिकेट, जो लोग लीजेंड्स हैं उनकी जो टीम है वो क्रिकेट अभी जो चल रहा है एक नया तरीका से, उसमें भी आप खेल रहे हैं। और क्रिकेट में आप मतलब ऐसे बचपन से ही, मतलब स्कूल के दौर से ही आप क्रिकेट के साथ थे या फिर कैसे आप क्रिकेट की तरफ आपकी रुचि हुई राहुल जी? सर एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा स्टडी में उस टाइम वीक था, तो एक दूसरा ऑप्शन स्कूल का बंक करने का एक ही ऑप्शन था, वो क्रिकेट। तो जब भी कभी क्लासेस बंक करनी थी तो वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो धीरे धीरे जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा तो वो प्रोफेशनल में आने लगा कि हर जगह पूरे टाइम सुबह शाम क्रिकेट। तो फिर मैंने अपना सबसे पहले अपना ज्वाइन किया मैंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, ये लोधी स्पोर्ट्स के पास पड़ता है, और वहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैं रोज गाजियाबाद से ट्रेवल करता था, ट्रेन में जाना, देन दिल्ली जाना, गाजियाबाद से दिल्ली जाके फिर वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करना। तो मैंने 2-3 साल वहाँ रेगुलर मैं प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मेरे को पता लगा कि दिल्ली में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको अपना स्कूलिंग भी दिल्ली के लिए करना है। फिर मैंने रामजस नंबर 2 इंटरनेशनल स्कूल जो है उसमें मैंने अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग के टाइम मैंने वहाँ, फिर उसके बाद मैंने रोतो रोड जिमखाना अपना क्लब ज्वाइन किया, जिसमें सब आई थिंक पूरे दिल्ली का सबसे टॉप क्लब था, जिसमें आप अभी ईशांत शर्मा, मैं बहुत सारे प्लेयर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स जो उन्होंने इस क्लब से निकाले, शर्मन सर हमारे कोच थे। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं उसी साल ही दिल्ली के लिए रिप्रेजेंट किया अंडर 15 टीम में, जो मैं 2003 में आई थिंक मैं सबसे पहले अंडर 15 खेला दिल्ली के लिए, जिसमें मैंने मेरा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म रहा दिल्ली के लिए। फिर मैं उसमें इंडिया कैंप में भी था, दिल्ली के इंडिया कैंप, NCA। उसके बाद उसमें मेरे साथ विराट कोहली भी था। विराट कोहली, मैं, ईशांत शर्मा, हम सारे रेगुलर उसी बैच में थे। तो वही बैच हमारा हमेशा कंटिन्यू चलता रहा दिल्ली के लिए। उसके बाद फिर मैं 16-17 साल दिल्ली के लिए रेगुलर रिप्रेजेंट किया। 2003 से लेकर 2017-18 तक मैं विदाउट ड्रॉप दिल्ली के लिए खेला, जिसमें मैं दिल्ली का कैप, बीच में अंडर 19-22 का कैप्टन भी रहा, रणजी ट्रॉफी 7-8 साल रणजी ट्रॉफी खेला, आईपीएल टीम में भी रहा, विजय ट्रॉफी, यूनिवर्सिटी ट्रॉफी, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं हुई तो दिल्ली के लिए नहीं खेलूंगा। फिर आगे अब मैं लेजेंड लीग खेल रहा हूँ, जितने भी अब आई थिंक जो भी लेजेंड लीग ट्रॉफीज हो रही है, जितने भी एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे पूरे वर्ल्ड के, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ खेलने का। कि मैं शायद इंडिया की कंट्री के लिए नहीं खेला, बट उनके साथ खेल के वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और अभी मैं अरुणाचल प्रदेश को भी देख रहा हूँ, अंडर 19 टीम को। तो अभी इससे पहले मैं दिल्ली टीम को देख रहा था, अंडर 40 टीम को, रणजी ट्रॉफी को एज अ कोच। तो अभी अरुणाचल को भी देख रहा हूँ एज अ हेड कोच। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में जो मैंने अचीव किया है, कि और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं यंगस्टर्स को सिखाऊँ, यंगस्टर्स को बताऊँ कि आपको लाइफ में ये चीज़ें है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आजकल मैंने देखा कि हर जगह न्यू कोच है, कोई भी कुछ खेला नहीं, कोच बन गया, उसे पता है। तो वो बच्चों के लिए बड़ा मिसगाइड हो रहा है। क्या हो रहा है कि कोई भी है ना, नॉर्मल अपना प्रैक्टिस करा रहे हो, मैच कर रहे हो, आप गाइड नहीं कर रहे हो, आप बोले जा रहे हो, उस पर प्रेशराइज कर रहे जा रहे हो। बट आपको पता तो होना चाहिए कि आप उसको बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जो भी इस बीच में प्रोग्राम होगा तो उसमें मैं हेल्प करूँगा कि कोई भी यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा कोई भी चीज़ किसी। तो राहुल जी, जैसे कि आपने कहा आपका जो बचपन में थोड़ी पढ़ाई में आप कमजोर थे, तो बंक मारने के लिए आप क्रिकेट खेले। तो अभी जैसे यंगस्टर जो क्रिकेट के तरफ में उनका झुकाव है और चाहते हैं तो पढ़ाई और क्रिकेट
दोनों एक साथ हो सकता है या नहीं, आपको एक चूज करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं अगर सच में बोलूँ तो मेरे को वो मेरा सबसे वीक रीज़न था कि मैं स्टडी का बंक मार के क्रिकेट खेलना चाहता था। क्योंकि जब मैं आगे-आगे रिप्रेज़ेंट करा दिल्ली के लिए या मैं आगे खेलने गया, मैं कोलकाता नाइट राइडर्स में भी था, तो हम ऑस्ट्रेलिया एक जगह मैच खेलने गए, मैच हमारे क्वीन पूल से मैचेस थे कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो वहाँ पे जब मैच खेलने लगा तो वहाँ जितने भी हमारे कोचेस थे, इयान हीली या कोई भी हमारे कोच, इयान चप्पल, तो हमारे जो कोचेस थे, तो उन्होंने जब भी जैसे कभी इंग्लिश में बोलना या इंग्लिश में बात करना, तो हम ऑटोमेटिकली सबसे पीछे हो जाते। तो वो जी। लाइफ में वो हमेशा हमेशा वो नेगेटिव पॉइंट्स रहा मेरी लाइफ में। अगर मैं शायद स्टडी में अच्छा होता, ये चीज़ हो जाता, तो मैं अगर अपनी फीलिंग्स उनके सामने रख सकता, तो शायद मेरा लाइफ में और मेरे लिए बेटर होता। क्योंकि क्या हुआ, जब मेरा हमें कभी भी इंटरनेशनल कोचेस से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हुआ, क्योंकि जब भी बोलने टाइम का बात आया तो वो हमेशा मैं उनके साथ बैक आउट। तो शायद ऐसा लगा कोचेस को कि शायद ये इंटरेस्ट ना हो चला, जिस चीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो वो एक ज़रा थोड़ा-सा वीक पॉइंट मेरे को कभी-कभी लगता है कि अगर मैं आज अपनी अगर बैक हिस्ट्री देखूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं कहाँ वीक था। तो मेरे को ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। शायद अगर मैं स्कूल में स्टडीइंग में ये सब चीज़ें अच्छा होता, तो मैं उनसे अपनी फीलिंग रख सकता था। उसमें अगर मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो या मेरी कोचिंग बैटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या मैं आई एम अ विकेट कीपर, अगर विकेट कीपिंग में मेरे को ड्रिल्स में कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो मैं उनसे डिस्कस कर सकूँ। बट क्या है, मैं को डिस्कस करने के लिए तो मेरे को शाय फील होता था कि शायद मैं उनसे किस बिहाफ में बोलूँ। बट उसके बाद क्या धीरे-धीरे चीज़ें समझा, ज इंटरनेशनल फिर इंग्लैंड के लिए मैं काउंटी क्रिकेट खेला रॉयल्टन क्लब के लिए। फिर मैं वहाँ खेला, फिर बांग्लादेश चिटागोंग प्रीमियर लीग खेला। तो जैसे-जैसे इंटरनेशनल में खेलता रहा, तो उसके साथ मेरे को धीरे-धीरे मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई। फिर मुझे चीज़ें लगा कि शायद ये चीज़ें मैं अगर लाइफ में पहले कर लेता, तो शायद मेरी लाइफ आगे बढ़ती। तो राहुल जी, हमने देखा है वैसे भी बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं पहले भी, जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बिल्कुल सही नहीं थी, पर उन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स वगैरह करके उनकी इंग्लिश को मजबूत किया है। तो अगर मतलब आपने जैसे बात कही, तो क्रिकेट अगर इंटरनेशनल स्तर में अगर देखें, तो इंग्लिश तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। पर जैसे कि मैंने आपको पूछा कि जैसे कोई अगर चाह रहा है कि क्रिकेट में कैरियर करे और साथ में पैरेलली कुछ डिग्री वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब क्रिकेट में डिवोटेड होके करे या दोनों पैरेलली करे? नहीं, कोशिश ये करें कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको प्रैक्टिस टाइम, जैसे इवनिंग के बाद जैसे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, या जी। अपना 4 बजे आप प्रैक्टिस गए, 7 बजे आप प्रैक्टिस से आ गए, तो 2 घंटे स्टडी में दें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही फर्स्ट आओ स्कूल, बट आप सिर्फ 70 या 60-70 के ग्रेड में रहो, जी। कि इसमें क्या है, आपकी शार्पनेस बनी रहेगी। क्योंकि जितना आप स्टडी भी करते हो, तो उससे आपको क्या, माइंड आपका ओपन रहता है, शार्पनेस रहती है। आप अपनी प्लानिंग को, अपनी गेम के प्लान को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि मैं अभी स्टैंडर्ड कहाँ पे है। फिर क्या है, एक आपका प्लस पॉइंट भी है, मतलब लाइफ में ये नहीं है कि 100 के 100% कितने सक्सेसफुल। आप ये लगा लो, अगर आज के टाइम में रेशियो अगर मैं मानूं क्रिकेट में, तो 100 में से अगर 90% प्लेयर अनसक्सेसफुल है, 10% सक्सेसफुल। क्योंकि क्रिकेट जिस तरह से बढ़ रही है, हर हर जी। इंसान क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको जी। अगर उन्हें उन्हें बीट करना है, तो आपको आपको ये लगाना चाहिए कि आपको 100 के 100% अपना परफेक्ट होना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो इसलिए स्टडी अगर आप करोगे, तो आप एक ऑटोमेटिकली मेंटली नॉर्मल होगे कि भाई अगर ठीक है, एज अ मैं प्लेयर नहीं बन पाया, तो मैं अच्छा सा जॉब करके अपनी लाइफ सेटल कर सकता हूँ। तो ये थिंकिंग आपके में रहना चाहिए। और इसमें क्या है, आपका शार्पनेस भी जरा बना रहेगा, आप प्लानिंग अच्छा कर सकते हो, आप सोच अच्छा सकते हो। अगर आप जी। सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट खेलते रहोगे, क्योंकि क्रिकेट है माइंड गेम, जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे, जब तक आपको क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। वो वाला है ना कि गधे वाली मेहनत होगी, घोड़े वाली मेहनत। तो मेन चीज है कि हमें घोड़े वाली मेहनत है, हमें उतनी मेहनत जी। करनी है जितनी बॉडी को जरूरत है। राहुल जी, जब आपने करियर अपना प्रारंभ किया था क्रिकेटर के तौर पे, जब आप खेलने के लिए चाह रहे थे, आप रणजी भी नहीं गए थे, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त कौन सा क्रिकेटर आपका प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको सबसे ज्यादा पसंद था? एक्चुअली क्या है, सचिन तेंदुलकर, सारे जितने भी क्रिकेटर है, सबके सबका एक ही, आई थिंक मैं कहूँ 90% सब लोग सचिन को प्रेफर करते हैं कि हमेशा सचिन ग्रेटेस्ट प्लेयर, क्योंकि उन्होंने क्या लोअर क्लास से उठ के उन्होंने क्रिकेट को जी। खड़ा किया। और एक टाइम में जब मैं क्रिकेट देखता था, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि सचिन आउट तो मैच खत्म। हर आदमी ये सोचता था सचिन आउट हो गया, मैच खत्म। बट तो वो टाइम भी मैंने क्रिकेट का देखा है, तो मेरे को हमेशा मेरे सचिन हमेशा फेवरेट रहे। और उसके बाद विराट बहुत फेवरेट है। विराट एक्चुअली मेरा बैचमेट भी है, और मैं और वो हमेशा रूममेट रहे हैं साथ में। हमेशा जब भी हम
15, 17, 19, 22 रणजी ट्रॉफी हम लगातार साथ में खेले। 2000 आई थिंक 12-13 तक, 2003 से 2013 तक हम एक रूममेट थे और अपना एक ही लिए दिल्ली के लिए खेले। तो मैंने उसका स्पिरिट देखा है कि उसके साथ मैंने उससे बहुत सीखा है कि हमेशा जिस तरह उसका मोटिवेट था, पावर थी, क्योंकि उसकी सचिन की क्लास थी, बट उसकी क्या स्ट्रेंथ, उसकी पावर। वो कभी भी उसने मैंने कभी नहीं देखा, जैसे हमारे पंजाब से मैच है, किसी से मैच है, वो हमेशा अरे भाई एक बार बैटिंग आने दे, मैं बताता हूँ। वो जिस दिन ऐसा नहीं है कि कभी हमारा क्या था, जैसे 70-80 रन बनाए तो हम ठीक है यार, 70-80 बन गए, ठीक है, फाइन। बट उसका हमेशा क्या था, 200 बनाना है, 250 बनाना है, 300 बनाना। तो जिसमें हमेशा जब भी वो बनाता था तो 200 बनाता। तो उस चीज से सीखने में, अगर ये चीज मैं पहले उसके साथ और टाइम स्पेंड करता और ये चीजें वो माइंड से रखता, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो ये चीज मेरे को उसका हमेशा विराट की बहुत अच्छी लगती है। तो विराट कोहली की अगर बात हो रही है, जैसे कि आपने कहा आप उनके साथ बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो आप एक साथ सब खेल रहे थे, तो हमने देखा है उन्होंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मतलब फिजिकल दृष्टिकोण से भी। वो मतलब वो प्रेरणा, वो जो पावर, वो इन्फ्लुएंस, वो कैसे मतलब उनके अंदर में आई वो करने के लिए? एक्चुअली क्या था, जब भी वो हम स्टार्टिंग में खेला करते थे तो पूरा चीकू कहते थे उसे, हम हर कोई चीकू चीकू, क्योंकि उसका टाइम पूरा टाइम रात की मील, बर्गर खाना, ये सब सैंडविचेस, पूरे टाइम अपना फ्रेंच फ्राइज पूरे टाइम वो खाता रहता था, तो उसका नाम हमने चीकू रख दिया। तो सब लोग उसे चीकू चीकू करते थे। उसके बाद क्या है, जब वो रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल खेला, जब वो इंटरनेशनल खेलने के बाद बांग्लादेश का टूर था उसका, तो बांग्लादेश टूर में जब उसने परफॉर्म किया, जब चीजें गई, तो उसका थोड़ा फेलियर टाइम भी बीच में आया कि ठीक है, तो उसे डाउन हो। तो उसके टाइम उसे लगा कि गेम को, जब मेरी कभी उससे बात हुई थी उस टाइम, तो उस टाइम उसने बोला कि यार राहुल, एक चीज है, मैंने कि क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी। तो मैंने उसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि भाई क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी, भाई टेक्निक आपको पता है, हर चीज आपको पता है। तो उसने कहा यार क्रिकेट, अब एक ही चीज मैं क्रिकेट से सीखता हूँ कि क्रिकेट इंप्रूव जैसे होगी कि मुझे बॉल से तेज हो, कि मैं बॉल, मुझे ऐसा लगे कि मैं इससे तेज हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना। कि भाई सबसे सिंपल लॉजिक है, लोग पूछते हैं कि भाई उसके लिए आप ये प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, ये करो, बट सबसे सिंपल क्रिकेट में एक ही चीज है कि अगर आपको इम्प्रूव करना है कि मुझे बॉल से तेज हो। अगर बॉल मुझे ऐसा लगे कि ये बहुत स्लो आ रही है, तो जब आपको पता लग जाए कि बॉल मेरे पास बहुत स्लो आ रही है, तो आपके पास बहुत टाइम। तो सेम चीज उसने फील्डिंग में, बैटिंग में, या कुछ भी, उसने अपने आप को इतना क्विक करा, तो उसे अब लगता है कि अगर 150 स्पीड फेंक रहा तो चीजें बहुत ईजी लग रही होती, क्योंकि उसकी बॉडी की पोजिशन बहुत परफेक्ट, इसलिए उसे उसकी ये गेम, जो लोग 90% मेहनत कर रहे हो, 10% स्पेशल मेहनत कर, वो 100 पे गया। क्योंकि उसने वो अपनी बॉडी पे भी वर्क किया। जी। तो राहुल जी, अभी जैसे नई क्रिकेट टीम, अभी जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता है 2020, वो तो आपको भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही होगी, भारतीय सभी को खुशी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अभी जो नई टीम, जैसे कि जो पुराने, जो वेटरन और जो सीनियर प्लेयर को थोड़ा रेस्ट दिया गया है, और जो नई टीम इंडिया की है, आपको क्या लगता है ये जो लिगासी है, सचिन जी की लिगासी है, अभी विराट कोहली की जो लिगासी है, उसको आगे में कौन से प्लेयर में वो क्षमता है जो ये लिगासी को आगे लेके जा सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब तो मेरे को, अगर मैं इंडियन टीम को देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 11 के 11 प्लेयर अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। और जो कोचेस हैं या कोई भी अपने, अगर हमारे मेन कोचेस हैं, गौतम भैया के साथ मैं बहुत खेला, क्योंकि गौतम भैया मैंने दिल्ली के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके कैप्टनशिप में, उनके अंडरशिप में खेला हूँ मैं दिल्ली के लिए। तो एक्चुअली क्या है, वो सब फाइटर्स है। अब वो टाइम चला गया कि इंडियन टीम में कि 4 या 5 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और 2-3 ठीक ठीक मिडल में परफॉर्म कर रहे हैं, और अपना ठीक है कि जो है चल रहा है। अब क्या है, हर किसी को इतना कंपटीशन हो गया कि हर प्लेयर अपना बेस्ट करने की सोच रहा है, हर प्लेयर अपना जितना बेस्ट एफर्ट दे सकता है वो दे रहा है। अगर आप एक मैच में या 2 मैच में आप परफॉर्म नहीं किया, तीसरे दिन आप नेक्स्ट में आप ड्रॉप, और उसके पीछे फिर आपका ऐसा नंबर आएगा कि हो सकता है कि 3 या 4 साल बाद आपको इंडिया में कम आए। तो मेरे को अब लग रहा है कि जिस तरह गेम चल रही है, और मैं जितने भी यंगस्टर्स को बोल रहा हूँ कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पूरी इंडियन टीम में ले लो या बोर्ड क्रिकेट में ले लो या कहीं भी ले लो, अगर लाइफ में आपको सिर्फ एक ही मौका है, और वो मौका आपको छोड़ना ही है कि आप जिस दिन अपने ग्राउंड में उतरो, तो वो आपका 100 का 200% होना चाहिए। क्योंकि वो टाइम पहले क्या था, पहले टीम सेटल हो रही थी, सेटल होने में क्या था कि 5-6 मैच अगर आप फ्लॉप भी हो रहे हो, तो टीम मौका दे रही थी भारत के लिए, चाहे उसमें कोई बड़े नाम जितने भी हो, उनको मौका मिला, उन्हें खेलने के लिए मौका मिला, अगर वो अनफॉर्म भी हुए तो मौका मिला। बट अब ये यंगस्टर्स को नहीं है। आप संजू सैमसन बोलो, या आप
शिवम दुबे बोलो या किसी को भी बोलो, ऋषभ पंत बोलो या फिर हर किसी के पीछे लगा हुआ है। हर किसी को किसी भी आप लगा लो, कोई भी टाइम आपको एक सीरीज आप फ्लॉप हो गए, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीरीज में सारी टीम चेंज। तो इसलिए अब जो भी यंगस्टर्स हैं वो अपना बेस्ट करें और एफर्ट। राहुल जी, हमारे यहाँ उड़ीसा में सबसे बहुत पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, आपको पता होगा, कटक में। कटक जो है 1200 साल की एक शहर है, जो भारत में 3 अगर पुराने शहर है जैसे काशी, उज्जैन और वो कटक में बाराबाटी स्टेडियम में आप जरूर खेलने आए होंगे कभी ना कभी। तो मतलब कटक में आपका कुछ मतलब ऐसे कुछ स्मृति है आपकी, कुछ मेमोरीज है उड़ीसा? हमारा दिल्ली, यस बिल्कुल, अगर हमें दिल्ली अंडर 22 का मैच था, उड़ीसा वर्सेस दिल्ली का मैच था, तो हमारा मैं कैप्टन था उस टाइम अंडर 22 टीम का। तो उड़ीसा ने हमारा एक्चुअली थोड़ा ग्रीन ट्रैक दिया, तो हमें थोड़ा सुबह मैच हमें पता लगा तुम्हें ग्रीन ट्रैक था, तो नॉर्मल हमें ऐसा लगा शायद बॉलिंग ट्रैक है, तो हमने अपना फील्डिंग कर लिया। तो उड़ीसा ने हमारे गेस बनाए 600 समथिंग स्कोर। हमने स्पिनर ट्रैक थोड़ा सा इसमें लगा कि मैंने कहा फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर ला देता हूँ, तो थोड़ा मुझे को विकेट ऐसा लगा कि शायद हो सकता है उसमें टर्न हो, बात नहीं हो। हमारे उड़ीसा ने 600-700 रन बनाए हमारे लिए। तो हम वो मैच में आउटरेट बचाए, क्योंकि मैंने उसमें फर्स्ट इनिंग में 70 या 80 रन बनाए। उसके बाद उड़ीसा ने हमें फॉलो ऑन दे दिया था, आई थिंक 270 समथिंग, हम आउट हो गए थे। मैं नॉट आउट रहा 80 रन पे नॉट आउट रहा। उसके बाद मैं नेक्स्ट फॉलो ऑन जैसे ही दिया, तो मैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहा था उस टाइम। तो मैंने एकदम ही बोला कोच को कि सर मैं ओपन ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉट आउट हूँ तो मैं ओपन ही जा रहा हूँ। तो मैंने उसमें ओपन में 140 समथिंग रन बनाए। तो मेरे लिए वो बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगले साल ही नेक्स्ट मैच ही मेरे को रणजी ट्रॉफी में कॉल होगी उस परफॉर्मेंस से। तो इसलिए मुझे उड़ीसा का मैच वो हमेशा याद रहेगा। जब भी मेरा वो मैच याद उड़ीसा की बात होती है तो मुझे याद रहता है कि मैंने यहाँ स्कोर किया और अगले दिन ही मेरा डेब्यू एकदम ही रणजी ट्रॉफी में। तो वो मुझे हमेशा अचीवमेंट मेरी लाइफ में है। राहुल जी, मैं कुछ उड़ीसा के क्रिकेटर्स लोगों के संपर्क में रहता हूँ, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो लोग यूथ हैं जिनका कैरियर करना चाहते हैं क्रिकेट में। तो वो लोग कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि उड़ीसा को थोड़ा पैन इंडिया में नेशनल लेवल में उड़ीसा को ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। और जो लोग नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, जैसे दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे मुंबई है, तो ये जो प्लेयर लोगों को ज्यादा थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो मतलब ये कहाँ, आपको क्या लगता है, मतलब ये कुछ वैसे होता है, मतलब कि उड़ीसा और ये प्लेयर लोग को थोड़ा सा अनदेखा किया जाता है? नहीं, एक्चुअली अनदेखा तो नहीं कह सकता, बट मैं इसमें थोड़ा सा अगर जो मेरे को पॉइंट लगता है, वो पॉइंट ये लगता है कि हमारे जितने भी एनसीआर में अगर आप बोलो कि दिल्ली बोलो, बॉम्बे बोलो, बैंगलोर बोलो, ये बोलो, इधर क्रिकेट लोकल टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होता है, जिसकी वजह से प्लेयर बड़ा इंक्रीज करता है, क्योंकि क्या है, नॉर्मल आपके लोकल टूर्नामेंट जब आप खेलते हो तो आपके रोज आर्टिकल्स आते हैं, आपकी रोज कटिंग्स आती हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आप जब कभी भी आप मैचेस होते हैं उड़ीसा में, मेरे को लगता है कि जब आप खाली बोर्ड क्रिकेट होती है उससे पहले 1 महीने से पहले क्रिकेट चालू होता है। तो उड़ीसा के लिए ये बैक पॉइंट है। हमारा दिल्ली में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं 365 दिन एक साल में, तो मेरे हिसाब से 200 या 270 दिन हमारे लगातार रेगुलर मैच होते हैं। तो ऑटोमेटिकली बात है कि अपना जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या हमारा जो गेम इंप्रूव है, ऑटोमेटिकली वो इंप्रूव हो। क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन 300 पूरे साल में हम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, चाहे हमारे लोकल टूर्नामेंट्स हो या लोकल मैचेस हो या फिर हम किसी और स्टेट में जाके मैच खेल रहे हैं। तो मेरे को लगना चाहिए कि थोड़ा सा बीसीसीआई के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो उड़ीसा को पार्टिसिपेट करने चाहिए। जैसे मोइनुद्दौला हो गया, केएससी हो गया, ये इस टूर्नामेंट में अगर वो जाके खेलेंगे तो वो क्रिकेट आपकी इंप्रूव हो। जो दिल्ली, यूपी, बॉम्बे, बैंगलोर, जब आप कभी भी आप देखोगे स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं तो ये सारी टीमें वहाँ रिप्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ मैंने कभी उड़ीसा को नहीं देखा खेलते हुए, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट कभी मैचेस होते हैं तो मैं कभी भी आज तक का मेरा इतिहास है कि मैं टूर्नामेंट कोई भी स्टेट से रिप्रेजेंट करने गया हूँ, नॉट बोर्ड क्रिकेट, मैं लोकल टूर्नामेंट्स कह रहा हूँ, मैं खेलने गया हूँ, तो मैंने कभी उड़ीसा टीम को नहीं देखा। तो ये हमेशा मुझे लगता है कि उनको ये बैक पॉइंट है। शायद इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसी जगह, उड़ीसा हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये जितनी टीमें उस की है, इन्हें टूर्नामेंट्स खेलने आपको इस साइड आना पड़ेगा, नॉर्थ साइड आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पूरे टाइम क्रिकेट है। तो उस टाइम जब आप आके यहाँ खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्लेयर्स को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। फिर उसमें क्या है, जब आप मैच्योर प्लेयर के साथ खेलोगे तो आपको गेम्स प्लानिंग मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उड़ीसा में जो लोग क्रिकेट को अपना कैरियर करना चाहते हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, वो आपके सुझाव को जरूर, मैं आशा करता हूँ वो मानेंगे और आपके सुझाव के हिसाब से वो आगे जाएंगे और हम भी आगे
भारतीय क्रिकेट में उड़ीसा की भागीदारी भी देखेंगे, उड़ीसा के खिलाड़ियों की भी भागीदारी देखेंगे। तो थोड़ा सा अब मैं एक अंतिम आपको सवाल पूछना चाहूंगा, वो क्रिकेट से हटके। मैं सोशल यस मीडिया में देख रहा था आपका कुछ वीडियोस, तो उसमें जैसे भक्ति का वीडियो भी है, मंदिर आप जा रहे हैं सर। और राधे और ये सब मतलब आपका लगा हुआ है चंदन और ये, तो मतलब ऐसे हाँ कैसे, मतलब धर्म को आप कैसे देखते हैं? सर, एक्चुअली क्या कि मैं बांके बिहारी जी का मतलब मैं उनके लिए पूरे दिन समर्पित हूँ, उनके लिए पूजा के लिए पूरे टाइम। मैं हफ्ते में मेरे यहाँ से 2 या 3 घंटे का रास्ता है बांके बिहारी जी का। मैं हफ्ते में जरूर मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि मेरे को वो मोटिवेट करते हैं, मेरे को वो शांति मिलती है जब मैं जाता हूँ उनके पास, उनकी पूरी उस पर भक्ति में रखता हूँ, तो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझे बुला रहे हैं। हर 4-5 दिन हुए नहीं कि मैं जैसे मैचेस वैचेस से फ्री हुआ, मुझे ऐसा लगा भगवान बुला रहे हैं कि जा उनके पास, जा दर्शन करके जा। तो उससे क्या होता है, मेरा माइंड एकाग्र रहता है, मतलब बिल्कुल एक जगह रहता है, एक गोल की तरफ रहता है। मैं जाऊँगा अपना उनका पैर उनके पास बैठता हूँ, पूजा करता हूँ उनके बिल्कुल मन से, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो मेरे हिसाब से जितने भी प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भगवान को बिल्कुल माने। ऐसा ना कि जी, कोई बोले कि भगवान को नहीं, वो भगवान को माने, क्योंकि वो आपकी पावर है। जब आपका बुरा टाइम होता है, कोई लोग आपके साथ नहीं होते, रात को जब आपको नेक्स्ट डे आपका मैच होता है, आप होटल में जब सो रहे होते हो, तो सबसे पहले वो ही आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपको वहाँ नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। आप कितनी बड़ी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुक जाओ, बट आपको पूरे रात भर यही रहेंगे कि कल मैं 0 पे ना आउट हो जाऊँ, या मैं कल जी, 50 बनाऊँगा, कल या 100, तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आपको उस टाइम हाई पे होती है। तो जिसकी वजह से आप सुबह ढंग से उठ नहीं पाते। तो ऐसे टाइम में आपको भगवान मदद करता है। आप जब उनके ऊपर विश्वास रहता है, चीज़ें रहती हैं, तो जब आप रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। तो आप जब भी आपको पूरे टाइम मिले क्रिकेट से या अपनी स्टडी से जब भी मिले, तो 1 घंटा भगवान को ज़रूर दें। राहुल जी, उड़ीसा में पूरी धाम है, श्री यस सर। जगन्नाथ जी। आप कभी हाँ जी। वहां आए हैं, दर्शन किए हैं जगन्नाथ जी का? नहीं सर, अब आपसे बात होगी, अब मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा, आपके पक्का आऊँगा अभी बार, पक्का सर। चलिए, मैं वो बताना चाहता हूँ हाँ, खाली आपको कि जो हाँ जी, कृष्ण भगवान है, उनका अगर हाँ जी, कलयुग में जो जीवंत जिनको बोलते हैं ब्रह्म है, वो है श्री हाँ जी, जगन्नाथ जी। और हाँ सबसे जी, बड़ा बिल्कुल, धाम, बिल्कुल। चारों धाम में से है पूरी जगन्नाथ धाम। और हाँ जी, आप जब बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे, द्वापर हाँ युग जी, में वो बांके बिहारी जी थे, पर कलयुग में वो जगन्नाथ जी हैं। और हाँ जी। जगन्नाथ जी की अभी रथ यात्रा भी संपन्न हुई है 2 दिन पहले। हुँ, उनकी जो रथ ओके। यात्रा आपको पता होगा। और हाँ जी, हाँ जी। मैं क्रांति उड़ीसा के परिवार से और उड़ीसा वासी की तरफ से आपको हाँ जी, निमंत्रण करता हूँ, आप ज़रूर आइए ओके। उड़ीसा में सर थैंक पूरी यू, धाम। पक्का सर। और यहाँ आपका बहुत स्वागत है। और आप ऐसे ही नए-नए खिलाड़ियों लोग को प्रेरणा देते रहिए। और हम आपसे यही आशा रखेंगे, आपका कभी-कभी बहुमूल्य समय, कभी कोई टिप्स अगर किसी को ज़रूरत होगा तो उसे आप ज़रूर दीजिएगा, ये आपसे हम आशा रखते हैं। और पक्का सर, पक्का। थैंक यू सर। और आप आज हमारे साथ जुड़े हैं क्रांति उड़ीसा के इस 1 टू 1 कार्यक्रम में। तो राहुल जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं पूरा क्रांति उड़ीसा के परिवार की तरफ से। फिर कभी भी कुछ मुद्दे में फिर आपसे हम संपर्क करेंगे और आपकी राय जानेंगे। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।